नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं रूह कंपा देने वाली सच्ची और काल्पनिक डरावनी कहानियां। अगर आप भी हमारी डरावनी दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है, जिसका नाम रामनाथ है। रामनाथ पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी रामनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामनाथ है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे इसी ट्रक ड्राइविंग के काम के दौरान मेरे साथ हुई एक ऐसी भयानक घटना की कहानी है, जिस घटना को मैं आज तक भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया हूं। जब वो डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि अगर उस दिन थोड़ी बहुत देर और मेरे साथ वह सब कुछ होता रहता तो मैं वहीं पर हार्ट अटैक आने की वजह से मर जाता। लेकिन आज जिस टाइम पर मैं आप लोगों को यह कहानी सुना रहा हूं, उस टाइम पर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों होली का फेस्टिवल चल रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी इस बात को सुनकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि होली तो जा चुकी है, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि होली जाने के बावजूद भी बहुत सी चीजें ऐसी बची हुई हैं जो होली की वजह से ही शुरू होती हैं। होली के टाइम पर ही तंत्र मंत्र, काला जादू और मारण क्रियाएं सबसे ज्यादा की जाती हैं। होली से पहले के जो 7 दिन होते हैं, वहां से इन सब चीजों की शुरुआत हो जाती है और होली का दहन के बाद आगे के जो 7 दिन होते हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे टाइम पर हर इंसान को थोड़ा संभल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ कहां पर क्या हो जाए, इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अक्सर आप लोगों को होली के टाइम पर ही गांव के चौराहों पर, या फिर आप में से कोई शहर से यह कहानी सुन रहा है तो शहर की भी गलियों के अंदर कई तरह के टोने टोटके किए हुए मिले होंगे। और अगर एक बार हम वैसी चीज़ों के संपर्क में आ जाते हैं तो फिर उन चीज़ों से पीछा छुड़ा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही उन चीज़ों के चक्कर में पड़ने के बाद हमारे साथ जो कुछ होता है वो इतना ज़्यादा खौफनाक होता है कि हमने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता है कि हमारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है। दरअसल दिवाली से भी ज़्यादा जो खतरनाक टाइम होता है वो होली का टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी शैतानी शक्तियां होती हैं या फिर जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं, वह अपना एक नया शिकार ढूंढती हैं। इस टाइम पर उनकी जो काली शक्तियां होती हैं वह अपने चरम पर होती हैं और ऐसे में वह हर किसी को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकती है। खास तौर पर ऐसे टाइम पर जो तांत्रिक लोग होते हैं वह भी अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के काले जादू करते हैं। और अगर गलती से भी कोई इंसान उनके द्वारा की गई काले जादू वाली चीज को छू लेता है या फिर वहां पर कहीं उसका पैर वगैरह लग जाता है, तो फिर वह चीज उसी के साथ होकर उसके घर तक चली जाती है। और ऐसा ही कुछ किसी टाइम पर मेरे साथ भी हुआ था, जिस चीज की कहानी मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दरअसल जैसा कि आप में से सभी लोग जानते हैं कि त्योहार के टाइम पर घर से बाहर काम करने वाले लगभग सभी लोग ही अपने घर पर जाने की सोचते हैं, क्योंकि त्योहार के टाइम पर अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ टाइम बिताना सभी को अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक बार आज से लगभग 20 साल पहले जब मैं ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था, तो उस वक्त होली से लगभग 3 दिन पहले मैं भी अपने घर के लिए निकला था। उस वक्त मैं गुजरात में ट्रक चलाने का काम किया करता था, लेकिन क्योंकि घर से इतना ज्यादा दूर था, इस वजह से घर वालों से कभी भी बात नहीं हो पाती थी। हालांकि उस वक्त तक फोन आ गया था, लेकिन फोन का उस वक्त इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ करता था और मैं तो ठहरा एक अनपढ़ इंसान, तो मुझे तो फोन चलाना आता भी नहीं था। इसी वजह से मैं जब घर से निकलता था तभी अपने घर वालों से बात करके निकलता था, और फिर चाहे 2 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद जब घर पर वापस आता था तभी घर वालों से कुछ बात हो पाती थी।
इसीलिए उस साल जब होली का त्योहार आ रहा था तो मैंने मेरे मन में यह बात अच्छी तरीके से सोच ली थी कि इस बार होली के टाइम पर मैं अपने घर जाकर ही आऊँगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पर घर से आए हुए लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था। इसी वजह से अब मुझे अपने घर वालों की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने मेरे सेठ जी से लगभग 10 दिन पहले ही कह दिया था कि सेठ जी, मैं अपने घर जाकर आना चाहता हूँ। अब जब मैंने सेठ जी से वह बात कह दी थी तो फिर उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ ताकि तेरा घर पर भी जाना हो जाए और तेरा काम भी चलता रहे। उनके कहने का मतलब था कि वह मेरे लिए मेरे गांव के अगल बगल में ही कहीं पर जाने वाला जो माल है उसको मेरे ट्रक में लोड करवा देंगे, ताकि मैं जाते टाइम उस माल को ले भी जाऊंगा और फिर 1-2 दिन अपने घर रुककर वापस से आ भी जाऊंगा। अब जैसे ही सेठ जी ने मुझसे यह बात बोली तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं, क्योंकि घर पर जाने की वजह से इस बार मेरी मजदूरी भी कम नहीं होने वाली थी और फिर आगे जाकर होता भी कुछ वैसा ही होली से। लगभग 3 दिन पहले सेठ जी ने मेरे ही गांव के बगल में जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता था, उस गांव के लिए कुछ सामान था जो उन्होंने मेरे ट्रक में लोड करवा दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि जाते टाइम इस सामान को उस गांव में जो एक बड़ा सा कारखाना लगा हुआ है वहां पर उतार कर चले जाना। अब सेठ जी से सारी बातचीत करने के बाद मैं वहां से रवाना हो गया था, लेकिन जब मैं वहां से रवाना हुआ था उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि होली के इस टाइम पर अकेले ट्रक को लेकर निकलना मेरे लिए आगे जाकर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो मेरे जैसे ट्रक ड्राइवर हुआ करते हैं वो रात के वक्त भी बहुत से सुनसान रास्तों से सफर तय करते हैं और आज की तुलना से 20 साल पहले तो लगभग सभी रास्ते ही सुनसान हुआ करते थे। आज तो फिर भी डबल लाइन वाली सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन उस जमाने में तो छोटी मोटी टूटी फूटी सड़कें ही हुआ करती थीं और एक शहर से निकल जाने के बाद दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। बीच बीच में सिर्फ उस रास्ते पर कोई 2-4 गांव दिखाई दे जाते थे, बाकी पूरा रास्ता ही जंगल नुमा इलाके से होकर गुजरता था। पर क्योंकि उस टाइम पर मुझे ट्रक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इस वजह से मुझे रात के वक्त सफ़र तय करने में ज़्यादा डर नहीं लगता था। हालांकि कभी कभार कुछ छोटे मोटे ऐसे हादसे हो जाया करते थे जिनकी वजह से मन में थोड़ा डर बैठ जाता था, लेकिन फिर जल्दी ही उन हादसों के पीछे की वजह भी समझ में आ जाती थी, जिसकी वजह से फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होकर आगे के लिए निकल जाता था। लेकिन उस टाइम पर जब मैं होली के लिए अपने घर आ रहा था और उस दौरान मेरे साथ जो कुछ हुआ था वैसा कुछ पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना ही उसके बाद कभी हुआ है। पहले ना होने का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद ना होने का कारण मुझे अच्छी तरीके से पता है, और वह कारण यह है कि जो गलती मैंने उस रात की थी वो गलती उस रात के बाद मैंने कभी भी नहीं की है। इसी वजह से शायद आज तक मैं इन सब चीजों से बचा हुआ हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने उस रात ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरे साथ वहां पर वो भयानक घटना घटी। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को अभी थोड़ी ही देर में इस कहानी में आगे पता चलने वाला है, इसीलिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि लास्ट में जाकर जो कुछ होने वाला है वो इतना ज्यादा भयानक और डरावना है कि उसको सुनकर आपकी डर के मारे रूह कांप उठेगी। और इसके साथ ही हो सकता है आपको भी कोई ऐसी सीख मिले जिसकी वजह से आप कभी ऐसी किसी भी खौफनाक घटना का शिकार ना हो पाए। दरअसल उस दिन जब मैं गुजरात से वो ट्रक लेकर निकला था तो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मेरा यह जो सफर है यह लगभग 2 दिन का होने वाला है, यानी कि 2 दिन ट्रक चलाने के बाद मैं अपने घर तक पहुंचने वाला हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर पर पहुंचने से पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से घर पहुंचने तक तो मेरी बुरी हालत हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि मेरे सेठ जी ने मुझे जो सामान देकर भेजा था वह सामान छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ने वाले एक गांव में मुझे उतारना था। इसी वजह से मैं अमूमन जिस रास्ते से अपने घर के लिए जाता था, इस बार मैं उस रास्ते से नहीं जा रहा था, बल्कि मुझे पहले
छत्तीसगढ़ के उस गांव में जाना था और उसके बाद वहां से बॉर्डर पार करके अपने मध्य प्रदेश में एंट्री करनी थी। और आज के ज़माने की तुलना में तो उस टाइम पर एक से दूसरे स्टेट में आने जाने वाले रास्तों पर इतना ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी चेकिंग का काम भी नहीं होता था, बल्कि बहुत ही आराम से हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाया करते थे। इसीलिए जब उस दिन मैं उस गांव में पहुंचा तो मुझे वहां पहुंचते पहुंच लगभग रात का समय हो गया था। यानी कि मैं लगभग रात के 8 से 9 बजे के बीच में उस गांव में पहुंचा था। फिर जिस जगह पर मुझे जाना था उस जगह के बारे में उस गांव के लोगों से पूछते पूछते मैं वहां तक पहुंच गया था। पर उस वक्त तक गांव के जो भी लोग थे वो लगभग अपने अपने घरों में सो चुके थे, जिसकी वजह से उस पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पर मेरे लिए वह चीज कुछ ज्यादा अजीब नहीं थी, क्योंकि मैं भी एक वैसे ही गांव का रहने वाला था। साथ ही उस गांव के कल्चर में और मेरे गांव के कल्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि भले ही वह गांव छत्तीसगढ़ में पड़ता था, लेकिन उस गांव के बीच में और मेरे गांव के बीच में लगभग 5 से 6 गांव ही और पड़ते थे। यानी कि वहां से मेरा जो गांव था वो लगभग 50 किलोमीटर दूर ही था। तो इसीलिए वहां के कल्चर में इतना ज्यादा फर्क नहीं था। फिर मैंने जिस जगह पर मुझे वह सामान खाली करना था वहां पर खाली किया, और उसके बाद मैं वहां से अब अपने घर जाने की खुशी में निकल ही रहा था कि तभी मुझे पता चलता है कि उस गांव में उस दिन एक शादी थी। लेकिन जब मुझे वह बात पता चली तो मैं उस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाया कि इस गांव में आज की रात कोई शादी है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि 8 बजे से 9 बजते ही उस गांव में तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया था। सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो गए थे। ना ही मुझे कहीं से शहनाई की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही कहीं पर कुछ जरूरत से ज्यादा रोशनी हो रही थी। तो फिर भला इस तरीके से यह अजीब सी शादी कहाँ हो रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने वहां के लोगों से इस बारे में पूछा तो वह लोग मुझे बताते हैं कि हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो गांव वाले उतना ज्यादा उत्साह नहीं मनाते हैं। एक नॉर्मल तरीके से ही खाना वगैरह खाकर उसकी शादी कर देते हैं। ज्यादा शहनाई वगैरह और नाच गाना नहीं होता है। लेकिन फिर जब मैंने उस आदमी से इस चीज के पीछे की वजह पूछी तो वह मेरे ऐसा पूछते ही थोड़ा घबरा जाता है और मुझे इस बात के बारे में बिना कुछ बताए ही वहां से निकल जाता है। फिर मैं भी अपना ट्रक लेकर उस गांव की छोटी छोटी गलियों के बीच से होकर निकल ही रहा था कि तभी मैं उसी घर के सामने पहुंच जाता हूं जिस घर में उस रात वह शादी थी। अब क्योंकि शादी वाला घर था तो घर के बाहर काफी सारा सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से जिस रास्ते से मैं वो ट्रक लेकर निकल रहा था वह रास्ता उस सामान की वजह से थोड़ा बहुत रुका हुआ था। तो ऐसे में मैं अपने ट्रक को वहां से उस सामान को हटाए बिना आगे लेकर नहीं निकल सकता था। इसी वजह से मैंने वहां खड़े होकर 1-2 बार आवाज लगाई, पर कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उस चीज को देखकर मैंने सोचा कि बड़े ही अजीब लोग हैं। घर में आज के दिन शादी है और यह लोग घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर जब मैंने एक बार ट्रक की हॉर्न बजाई तो हॉर्न की आवाज सुनकर अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकलता है, और जैसे ही वह बाहर निकलता है तो उसकी शक्ल को देखकर मुझे पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, या फिर मैं इसके साथ बहुत लंबे टाइम तक रह चुका हूं पर काफी टाइम से मिला नहीं था। इसी वजह से उस आदमी की शक्ल में भी थोड़ा बहुत बदलाव आ गया था, जिसके चलते अब मैं उसको ठीक तरीके से पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर वह कौन है। पर उस घर की चौखट से बाहर निकलते ही जब वह चलते हुए मेरी तरफ आया तो उसके चलने के स्टाइल को देखकर, यानी कि उसकी चाल को देखकर मुझे मेरे अतीत में बीते हुए एक समय की याद आती है, जिस टाइम पर मेरे साथ मेरे ट्रक पर एक खलासी रहा करता था और वह खलासी भी बिल्कुल उसके जैसे ही चलता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से पता नहीं वह काम छोड़कर कहाँ गायब हो गया था और उसके बाद कभी लौटा ही नहीं था। पर जब मैंने उस आदमी को उस तरीके से चलते हुए देखा तो मुझे मेरे उस खलासी की याद आ गई। उस वक्त मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि कहीं यह वही शिवा ही तो नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि हो सकता है इसके चेहरे में इतना बदलाव आ गया है,
इस वजह से अपने इसको नहीं पहचान पा रहे हैं। पर अगर यह शिवा ही होगा तो अपने को देखकर जरूर पहचान जाएगा कि मैं वही हूं जिसके साथ यह ट्रक पर खलासी का काम करता था। पर जैसे ही वह आदमी मेरे पास आया तो वह वहां आकर मेरे ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगता है और मुझसे कहने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ शादी वाला घर है और तुम इसी गली से अपने इतने बड़े ट्रक को लेकर आ गए हो। तुम गांव के बगल वाले रास्ते से भी तो जा सकते थे। अब मैंने अपनी बेटी के लिए यह जो मंडप सजा रखा है, मैं इस मंडप को नहीं हटा सकता, इसीलिए तुम गांव के पीछे वाले रास्ते से होकर निकल जाओ। अब जैसे ही उस आदमी ने यह बात बोली तो वह मुझे वहां से वापस जाने के लिए बोल रहा था। मुझे इस बात का ना ही तो कोई गुस्सा था और ना ही मैं उससे कुछ कह रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ को सुनकर मुझे यकीन हो जाता है कि अरे यह तो मेरा खलासी शिवा ही है, जो काफ़ी टाइम पहले से कहीं अचानक गायब हो गया था। पर अब आज यह यहाँ पर इस स्थिति में क्या कर रहा है और क्या इसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है जो वह शादी के लायक हो गई है, क्योंकि जब तक यह मेरे साथ खलासी के रूप में काम करता था तब तक तो इसकी शादी भी नहीं हुई थी। पर इसके साथ ही उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या मेरे अंदर इतना ज्यादा बदलाव आ गया है या फिर मेरा हुलिया इतना ज्यादा बदल गया है जो यह मुझको पहचान ही नहीं पा रहा है। लेकिन फिर मैं मेरी तरफ से ही उसे हंसकर कहता हूं कि अरे शिवा, मुझे पहचाना नहीं। अब जैसे ही मैंने यह बात बोली तो वह आदमी गुस्सा करना बंद करके बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखने लगता है और लगभग 5 से 7 सेकंड मेरी तरफ गौर से देखने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। फिर वह भी मेरी तरफ देखकर हंसने लगता है और फिर हंसते हंसते कहता है कि अरे रामनाथ जी। आप जैसे ही उसने यह बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि हाँ, मैं रामनाथ ही हूं और यहां तेरे गांव में ही कोई सामान खाली करने के लिए आया था, पर तुझे देखकर आज बहुत अच्छा लगा। अब एक दूसरे को पहचान जाने के बाद वह मेरे ट्रक के केबिन के फाटक के पास में आता है और फिर मुझसे कहता है कि अब अगर आप ऐसे टाइम पर आ ही गए हो तो आज मेरी बेटी की शादी है और मैंने गांव में सभी लोगों को दावत दे रखी है, तो आप भी थोड़ा बहुत खाना खा कर जाओ। अब जब उसने यह बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि नहीं यार, मैं खाना तो नहीं खा सकता, क्योंकि अभी ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है और मुझे जल्दी से अपने गांव, अपने घर पहुंचना है। अगर जल्दी पहुंचूंगा तो तेरी भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना मिल जाएगा, वरना अगर वह लोग खा पी कर सो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी सिर्फ 2 दिनों के लिए आया हूं तो कम से कम 2 दिन तो तेरी भाभी के हाथ का ही खाना चाहता हूं। जब उसने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो वह मुझसे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, खाना नहीं, खाना तो मत खाओ, पर कम से कम नीचे उतरकर मेरी बेटी को आशीर्वाद तो दे जाओ। अब जब उसने यह बात बोली तो मैं उसको इस बात के लिए मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं ट्रक से नीचे उतरता हूं और फिर वहां पर लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त बिताकर, और शिवा से इतने दिन वो कहां था और उसने यह सब कैसे किया, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करके जब मैं वहां से वापस आने लगता हूं तो शिवा पीछे से दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि आप तो खाना खा नहीं रहे, लेकिन कम से कम भाभी जी के लिए और बच्चों के लिए तो कुछ ले जाओ, साथ ही आप भी घर जाने के बाद उसमें से थोड़ा बहुत कुछ खा लेना। आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए पैरोता लेकर आता हूं। अब जब शिवा ने मुझसे यह बात कही तो मैं उसकी इस बात को ना नहीं कह पाता हूं, क्योंकि उसने बड़े ही मन से मुझे यह बात कही थी। इसीलिए मैं उससे कहता हूं कि चल ठीक है, तुझे जो भी देना है वो तू जल्दी दे दे, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया है और मुझे घर पहुंचना है। तो मेरे ऐसा कहते ही वह जल्दी से अंदर जाता है और फिर एक कपड़े में मेरे लिए कुछ लेकर आता है। उस वक्त उसने उस कपड़े के ऊपर गांठ लगा रखी थी, इसीलिए मैं उसको बिल्कुल वैसे की वैसे ही पकड़कर अपने ट्रक में चढ़ता हूं और फिर अपने ट्रक को वापस रिवर्स लेकर गांव के पीछे वाले रास्ते से निकलने के लिए वापस जाने लगता हूं, क्योंकि शिवा के घर के बाहर तो सड़क के ऊपर मंडप लगा हुआ था और उसकी बेटी के मंडप को मैं खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका जो घर था वो थोड़ा छोटा था। इसी वजह से अंदर जगह ना होने के कारण उसने सड़क के ऊपर ही मंडप लगा लिया था। और वैसे भी गांव में रात के उस वक्त कोई ज्यादा साधन वगैरह नहीं चलते हैं
और यह बात तो आज से 20 साल पहले की है। तो उस टाइम पर तो इन सब चीज़ों की कोई इतनी ज़्यादा संभावना ही नहीं होती थी। पर अब जब मैं अपने ट्रक को थोड़ा रिवर्स लेकर वापस से गांव के पीछे वाले रास्ते से होकर जाने लगा, तो गांव को लगभग थोड़ा सा पीछा छोड़ते ही जैसे ही मैं उस सुनसान रास्ते से निकल रहा था, तो मुझे उस रास्ते से निकलते वक्त एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। और उस बरगद के पेड़ के पास में एक कुआं भी बना हुआ था, लेकिन उसमें पानी था या नहीं था इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। पर जैसे ही मैं उस बरगद के पेड़ के पास में और उस कुएं के पास से निकलने लगा, तो अचानक से ही वहां से निकलते वक्त मेरा ट्रक अजीब तरह की आवाज करते हुए वहीं रुक जाता है। हालांकि उस वक्त ट्रक ना ही तो बंद हुआ था और ना ही उसमें कुछ खराबी हुई थी, पर काफी ज्यादा एक्सीलरेटर देने के बावजूद भी ट्रक आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बार बार गियर चेंज किया, लेकिन किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक्सीलरेटर दे रहा हूं, लेकिन किसी ने पीछे से ट्रक को ऊपर उठा रखा है, जिसकी वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पर जब मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखता हूं, तो ट्रक के टायर तो बिल्कुल नहीं। इतना मजबूर कर दिया था कि मैंने उस औरत के बारे में सोचकर अपने ट्रक को वहां पर रोक दिया था। लेकिन फिर ट्रक को रोकने के बाद मैं मेरी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा बैठा ही उस औरत की तरफ देखकर उसे आवाज लगाते हुए कहता हूं कि अरे बहन जी, आप इतनी रात को यहां पर क्यों खड़ी हुई हो? अगर आपको कहीं जाना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब जैसे ही मैंने उससे यह बात बोली, तो वह मेरे केबिन के दूसरी तरफ से, यानी कि उस वक्त वो खलासी साइड वाली खिड़की के बगल में खड़ी हुई थी। तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वो बड़े ही आराम से मेरे ट्रक के सामने से चलते हुए मेरी ड्राइविंग सीट के बगल में खिड़की की तरफ आती है। लेकिन जिस वक्त वो वहां से चलकर इस तरफ आ रही थी, उस वक्त उसकी पायल की छन छन की आवाज मुझे अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी। जबकि उस वक्त मेरे पास जो ट्रक था वो थोड़ा बहुत खटारा टाइप का ही था, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी वहां पर काफी ज्यादा हो रही थी। लेकिन उस खटारा ट्रक की उतनी आवाज के बावजूद भी वहां पर उस औरत के पायल की आवाज उस ट्रक की आवाज से ज्यादा आ रही थी। पर जब वह मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई, तो वहां उसके खड़ा होते ही मुझे समझ में आता है कि शायद यह कोई औरत नहीं बल्कि कोई लड़की ही है, क्योंकि उस वक्त उसने कुछ भी ऐसा नहीं पहन रखा था जिसकी वजह से मुझे यह लगे कि यह कोई शादीशुदा औरत है। हालांकि उस वक्त उसने कपड़े औरतों वाले ही पहन रखे थे, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह किसी शादी वगैरह में जाकर आई है। और फिर थोड़ी ही देर में मेरी यह बात बिल्कुल यकीन में भी बदल जाती है, क्योंकि जैसे ही वह लड़की वहां आकर खड़ी होती है, तो वह मुझसे कहती हैं कि अरे भाई साहब, मैं जरा पीछे की तरफ जो गांव में शादी थी उस शादी में जाकर आ रही हूं। आगे की तरफ ही 2 गांव के बाद मेरा गांव आता है, पर मैं शाम के वक्त से ही यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे कोई भी उस तरफ जाने वाला साधन नहीं मिल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मैं तो वापस अपनी सहेली के घर ही जाने वाली थी और आज रात उसकी शादी में ही शामिल होकर सुबह अपने घर पर निकलने वाली थी। पर अब जब आप आ ही गए हो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे। अब जैसे ही उस लड़की ने मुझसे यह बात बोली, तो मैं कहता हूं कि अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम आकर केबिन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे की तरफ छोड़ दूंगा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। अब जैसे ही मैंने उस लड़की से यह बात बोली, तो वह लड़की मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान में मुस्कुराती है, और इसके साथ ही उसकी जो तिरछी नजरें थीं, उनको देखकर मैं सोचता हूं कि कहीं यह लड़की मुझे पटाने के लिए मेरी तरफ डोरे तो नहीं डाल रही है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अरे यार, मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूं। इस वक्त मेरी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, तो भला मुझ जैसे अधेड़ उम्र के आदमी के ऊपर भला यह लड़की क्या ही डोरे डालेगी। अब मैं मन ही मन में यह बात सोचते हुए और खुश होते हुए उस लड़की के ट्रक में बैठने का इंतजार करने लगता हूं। फिर कुछ ही देर बाद वो लड़की वापस से उसी तरीके से छन छन की पायलों की आवाज करते हुए मेरे ट्रक के केबिन की जो खलासी साइड वाली खिड़की थी उस तरफ आती है और केबिन में चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन पता नहीं
जैसे ही उसने मेरे ट्रक के फाटक को छुआ तो उसको क्या हुआ और वह धड़ाम से जाकर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही वह अपने एक हाथ को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी थी। उसको उस तरीके से चीखता हुआ देखकर मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसको हुआ क्या है। पर जब मैं उसको उस तरीके से दर्द में देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने ट्रक को चालू छोड़कर ही केबिन से नीचे उतरता हूं और दौड़ते हुए उसके पास जाता हूं। जब मैं उसके पास गया तो मुझे दिखाई दिया कि अभी जो लड़की मुझे मेरी आंखों के सामने बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही थी, अब उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया था। यानी कि उसके चेहरे से काला काला धुआं निकल रहा था और वह अपने एक हाथ को पकड़कर अजीब तरीके से चीख रही थी। जब मैंने उसके उस हाथ की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसका वो पूरा का पूरा हाथ काला पड़ चुका है। पर जब मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो वह अपने आप को मुझसे दूर करने की सोच रही थी और बार बार मुझे एक हाथ से अपने से दूर रहने का इशारा कर रही थी। लेकिन उस वक्त मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस लड़की के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता हूं। जैसे ही मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया तो फिर उस लड़की का दर्द पता नहीं क्यों लेकिन अपने आप ही कम हो गया था और वो वहां से खुद के बल उठकर ही खड़ी हो गई थी। फिर जब मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, तुम इस तरीके से नीचे क्यों गिर गई, तो उसने मुझसे कहा कि शायद आपके फाटक में कोई लोहे की कील है और वह कील मेरे हाथ में चुभ गई थी। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई करंट लगा है। जब उसने ऐसा कहा तो मैं खुद से जाकर खलासी साइड वाले फाटक को खोलता हूं लेकिन मुझे तो कोई भी करंट नहीं लगा था। लेकिन फिर जब मैंने फाटक को खोल दिया तो वह लड़की वहां आकर मेरे पास खड़ी हो गई और मेरे द्वारा फाटक को खोलने के बाद ट्रक के अंदर चढ़ने लगी थी। फिर मैं भी उसको ट्रक के अंदर बैठने में मदद करने लगा था। जब वह ट्रक के अंदर बैठ गई तो मैं खुद से फाटक को बंद करता हूं और सामने की तरफ से जाकर वापस से ड्राइविंग सीट पर बैठने लगता हूं। लेकिन जिस वक्त मैं मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने की तरफ था तो अचानक से ही मेरे ट्रक का एक्सीलरेटर काफी तेज होता है। उस चीज को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह ट्रक मेरे ऊपर ही चढ़ने वाला है। पर तभी मेरे दिमाग में आता है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर तो कोई बैठा हुआ ही नहीं है, तो फिर अचानक से ही ट्रक ने इतना तेज एक्सीलरेटर क्यों मारा। अभी मैं यह चीज समझ पाता। उससे पहले ही उस एक्सीलेटर की आवाज के साथ साथ ही मुझे कहीं से किसी औरत की बहुत तेज और अजीब तरीके से हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। जैसे ही मुझे उस औरत की वो हंसने की आवाज सुनाई दी तो मैं चारों तरफ पलटकर देखता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे अपने चारों तरफ घने अंधेरे और उन लंबे लंबे पेड़ों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि वह एक गांव वाला इलाका था तो इस वजह से आज से 20 साल पहले रात के 9 बजे से 10 बजे के बीच में, और वह भी गांव के बिल्कुल पीछे की तरफ एक सुनसान इलाके वाली जगह पर, कैसा माहौल हो सकता है यह आप लोग अच्छी तरीके से कल्पना कर सकते हैं। और खास तौर पर अगर कोई गांव से यह कहानी सुन रहा है तो उसको तो इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि उस वक्त मैं कैसी जगह पर मौजूद था। लेकिन फिर जैसे ही मुझे वह औरत की कुछ पल के लिए हंसने की आवाज सुनाई दी तो मैं फटाफट ट्रक की ड्राइविंग सीट के ऊपर जाकर बैठता हूं और उस लड़की की तरफ बिना देखे ही ट्रक को आगे की तरफ चलाते हुए उससे पूछता हूं कि क्या तुम्हें भी अभी यहां पर किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी थी। तो मेरे ऐसा पूछते ही वह लड़की मुझसे कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। हो सकता है शादी वाला माहौल है तो अगल बगल में ही शादी में शामिल होने वाली कोई औरतें घूम रही होंगी और वह आपस में कुछ बातें करते हुए हंस रही होंगी। जब उस लड़की ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं उसकी इस बात को मान लेता हूं और फिर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके आगे की तरफ चलने लगता हूं। फिर जब मैं ट्रक चला रहा था तो ट्रक चलाते चलाते ही अचानक से जब मेरी नजरें एक पल के लिए उस लड़की के हाथ की तरफ गई तो मैं देखता हूं कि वह अभी भी अपने उस हाथ को पकड़कर उसे बार बार सहला रही है। जब मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसके हाथ की जो त्वचा थी वह धीरे धीरे करके उसके हाथ से अलग हो रही है और अब वहां से सिर्फ सूखा मांस ही नजर आ रहा है। उस चीज को देखकर मैं यह बात समझ नहीं पाता हूं कि आखिर त्वचा अलग होने के बाद
इस लड़की के शरीर के अंदर से सिर्फ यह सफेद सफेद हड्डियों के जैसा मांस ही क्यों दिखाई दे रहा है? इसके हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा? अभी मैं इस बात के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक से ही मेरी नजरें उस लड़की के पैरों की तरफ भी चली जाती हैं। और जब मैं उस लड़की के पैरों की तरफ देखता हूं तो उसके पैरों को देखते ही मेरी जान हलक में अटक जाती है। यानी कि जो मेरी सांसें थीं वो मेरे गले में ही अटक गई थीं और मेरा गला मुझे बहुत भारी भारी महसूस होने लगा था। इसके साथ ही डर के मारे कुछ पल में ही मेरे माथे से पसीने की बूंदें भी टपकने लगी थीं और वो पसीने की बूंदें मेरे कान के बगल से होते हुए मेरे गले तक जा रही थी, क्योंकि उस वक्त मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसको देखकर मुझे समझ में आ गया था कि इस वक्त मेरे बगल में जो लड़की बैठी हुई है वो कोई ऐसी वैसी साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल है। क्योंकि उसके पैरों को जब मैंने देखा था तो मुझे दिखाई दिया कि उसके पैर बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी कि उसकी एड़ियां तो आगे की तरफ थीं और उसके पैरों के जो पंजे थे वो बिल्कुल पीछे की तरफ थे, और ऐसे पैर सिर्फ चुड़ैलों के ही होते हैं। यह बात उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से पता थी। इसके साथ ही अब जो कुछ देर पहले चीज हुई थी, मैं उन सब चीजों को भी समझ गया था। यानी कि किस तरीके से वो चुड़ैल भोली भाली लड़की का रूप लेकर मेरे सामने आई थी, और फिर जब उसने मेरे ट्रक में चढ़ने की कोशिश की तो उसको उस तरीके से वह झटका क्यों लगा था, यह भी मैं समझ गया था। क्योंकि मेरे ट्रक के अंदर मेरे सेठ जी ने कुछ ऐसी चीज करवा रखी थी जिसकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके अंदर नहीं घुस सकती थी। यानी कि उन्होंने उस ट्रक को बिल्कुल अच्छे वाले तंत्र मंत्र से सुरक्षित करवा रखा था, और शायद इसी वजह से जैसे ही उस चुड़ैल ने मेरे ट्रक के फाटक को छुआ तो उस चीज ने उसको उठाकर साइड में पटक दिया था। पर फिर मुझे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर सेठ जी के द्वारा करवाई गई वह चीज इतनी ही ज्यादा असरदार और कारगर है तो फिर अब यह ट्रक के अंदर इतनी आसानी से कैसे बैठी हुई है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मुझे इस बात को समझने में भी ज्यादा देर नहीं लगती है। उस वक्त मैं समझ गया था कि मैंने खुद से अपने हाथ से फाटक खोलकर इसको अंदर बैठाया है, इसी वजह से यह यहां पर इतनी आसानी से बैठी हुई है। लेकिन अब मुझे कैसे भी करके उससे अपना पीछा छुड़वाना था। पर शायद उस वक्त मुझे ही नहीं बल्कि उसको भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है। इसी वजह से वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। जब वो मेरी तरफ देखकर उस तरीके से हंसने लगती है तो मैं भी उसकी तरफ देखकर एक झूठी मुस्कुराहट में हंसने लगता हूं। पर तभी हंसते हंसते ही उसकी आवाज एक औरत की आवाज से एक मर्द वाली आवाज में बदल जाती है। यानी कि शुरू में तो वह सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा ही रही थी, फिर मुस्कुराते मुस्कुराते ही वो हंसने लगती है। पर जब वो हंसने लगी थी तो शुरू में वह एक लड़की वाली आवाज में ही हंस रही थी, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद जब मैं भी उसकी तरफ देखकर हंस रहा था और यह जताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं और मुझे कुछ भी पता नहीं चला है, तो फिर अचानक से ही उसकी वो हंसने की आवाज एक मर्द वाली आवाज में बदल गई थी। उस वक्त मुझे एक साथ औरत और मर्द की मिली हुई आवाज में उसके हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब जब मेरे सामने यह सब चीजें होने लगी तो फिर मैं बुरी तरीके से डर जाता हूं और एक कपकपाती हुई आवाज में हकलाकर उससे कहता हूं कि कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो। अब मुझको उस तरीके से डरता हुआ देखकर वो अपना वही वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है, जिस हाथ के ऊपर से उसकी जो त्वचा थी वह मेरे ट्रक केबिन को छूने की वजह से झलकर नीचे झड़ने लगी थी। उस हाथ को मेरी तरफ बढ़ाते हुए वो मुझसे कहती हैं कि यह देख, तेरी वजह से मेरे हाथ की यह जो हालत हुई है, अब मैं भी तेरा बिल्कुल यही हाल करूंगी। तेरे साथ मैं यह सब चीजें नहीं करना चाहती थी, मुझे तो सिर्फ तू इस पोटली में जो कुछ लेकर आया था वह चाहिए था, लेकिन जिसने मेरे को तकलीफ पहुंचाई है या फिर जिसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंची है, अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी तरफ देखकर यह बात बोलते हुए वो फिर से उसी भारी सी आवाज में हंसने लगती है और हंसते हंसते ही उसकी जो आंखें थीं वो पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ गई थी। साथ ही उसकी आंखों के ऊपर जो पुतलियां थीं वो पुतलियां गायब हो गई थीं और उसका जो हुलिया था
उसमें से अब बिल्कुल उसी तरीके से वो अजीब तरह का धुआं निकलने लगा था, जिस तरह का धुआं मुझे उस वक्त उसके चेहरे से निकलता हुआ दिखाई दिया था जब वह मेरे ट्रक के फाटक को खोल रही थी, और फिर उसको वो झटका लगा था जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई थी। और फिर जब वह उसको उठाने के लिए वहां पहुंचा था, उस वक्त मुझे जिस तरह का धुआं उसके चेहरे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, अब बिल्कुल ठीक वैसा ही और उसी तरीके से निकलता हुआ धुआं मुझे काफी ज्यादा डरा रहा था, क्योंकि उस धुएं के साथ साथ ही उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वह भी बदलने लगे थे। कुछ ही देर में वह एक नॉर्मल सी साधारण सी लड़की के हुलिये से मेरे सामने अपने असली वाले डरावने हुलिये में आ गई थी, और जिस हाथ की उसकी त्वचा झलकर नीचे गिर चुकी थी, अब उस हाथ के ऊपर अपने आप ही नाखून निकलने लगे थे। उन नाखूनों को निकलता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरे साथ यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन अब मैं कैसे भी करके उन सब चीजों से बचना चाहता था। पर उस वक्त मुझे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं इसके चंगुल से बाहर निकल सकूं। तभी मुझे याद आता है कि इसने अभी कुछ देर पहले मुझसे कहा कि मैं तो सिर्फ तेरे से वो मिठाई लेने के लिए आई थी जो तू शादी से लेकर आया है, लेकिन अब मेरा हाथ जल गया है, तो इस वजह से मैं भी तेरे साथ वैसा ही कुछ करूंगी। अब उस मिठाई वाली बात को याद आते ही मैं सोचता हूं कि अगर अब मेरी यहां से बचकर निकलने में कोई चीज मदद कर सकती है तो सिर्फ वही मिठाई ही है। इसीलिए मैं उस मिठाई की पोटली को अपने पीछे से निकालकर अपने बगल में रख लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस मिठाई की पोटली को अपने बगल में रखा तो वो चुड़ैल मेरी तरफ झपट्टा मारने लगी थी, लेकिन मैं बार बार उस मिठाई की पोटली को उसे बचा रहा था, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अगर एक बार वो मिठाई की पोटली उसके हाथ लग गई तो फिर उस मिठाई की पोटली को पाते ही वो मुझे भी वहीं पर मार देगी। इसीलिए मैं उस वक्त कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी वजह से उस मिठाई की पोटली को अपनी ढाल बनाकर मैं खुद को उस बचा सकूं। लेकिन उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक मिठाई की वजह से इस चुड़ैल के चंगुल से बच जाऊं। लेकिन फिर तभी मेरे दिमाग में आता है कि इसको अगर यही चाहिए तो यह इसी की तरफ लपकेगी। इसीलिए मैं उस चलते हुए ट्रक से ही उस मिठाई की पोटली को खलासी वाली खिड़की की तरफ से, यानी कि जिस तरफ वह चुड़ैल मेरे बगल में बैठे हुए थी, उसी तरफ से एक झटके के साथ उसको बाहर फेंक देता हूं। अब जैसे ही मैंने उस मिठाई की पोटली को चलते हुए ट्रक से बाहर फेंका तो उस मिठाई की पोटली के साथ ही वो जो चुड़ैल एक लड़की के रूप में मेरे बगल में बैठी हुई थी, वह भी वहां से बिजली की रफ्तार के साथ एक काले धुएं में बदलकर मेरे ट्रक से बाहर पीछे की तरफ निकल जाती है। यानी कि वह उस मिठाई की पोटली के पीछे गई थी जिस पोटली को मैं फेंक चुका था। अब जब यह चीज हुई तो इस चीज के होने के बाद मुझे यह लगा कि शायद मेरा उससे पीछा छूट चुका है, और मैं अपने ट्रक को काफी तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहा हूं कि मेरा उससे पीछा छूट चुका है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरे ट्रक के पीछे से किसी की अजीब तरीके से चीखने की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज मेरे चलते हुए ट्रक के साथ मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। जब वह चीज हुई तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे ट्रक के पीछे कोई लटका हुआ है। इसी वजह से मैं चलते हुए ट्रक में जब साइड मिरर में देखता हूं तो मुझे दिखाई दिया कि अब वो औरत मेरे ट्रक में पीछे की तरफ लटकी हुई थी, और वह वहां लटके लटके उस चलते हुए ट्रक से किसी मकड़ी के जाले के जैसे चिपकती हुए आगे की तरफ आ रही थी। उस चीज को होता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि अगर एक बार यह मेरे ट्रक केबिन तक पहुंच गई तो फिर मुझे यही मौत के घाट उतार देगी। इस बात का एहसास होते ही मैं उस वक्त मेरे मन में सोचता हूं कि मुझे जल्द ही कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से इससे मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। जब मैंने यह चीज सोची तो कुछ देर सोचने के बाद मेरा ध्यान अचानक से मेरे ट्रक के आगे वाले डैशबोर्ड पर रखी हुई हनुमान चालीसा के ऊपर जाता है। यानी कि वह एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब थी, लेकिन क्योंकि मैं तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ता ही नहीं था, इसी वजह से उसके ऊपर काफी सारी धूल छड़ी हुई थी।
पर हो सकता है कि उस ट्रक को मेरे से पहले जो ड्राइवर चलाता होगा वो उस हनुमान चालीसा को पढ़ता होगा, या फिर हो सकता है किसी और चीज की वजह से वो वहां पर रखी हुई हो। लेकिन अब उस छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब को देखते ही मैं उसको वहां से उठाता हूं और चलते हुए ट्रक में ही उस हनुमान चालीसा के जो पन्ने थे उनके छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर की तरफ चलते हुए ट्रक से ही उड़ाने लगता हूं। लेकिन जैसे ही केबिन से वह हनुमान चालीसा के टुकड़े उड़कर उस मेरे ट्रक से चिपकी हुई चुड़ैल से जाकर टकराते हैं तो वह वहीं की वहीं धड़ाम से नीचे सड़क के ऊपर गिर जाती है। और फिर यह चीज होते ही मेरे ट्रक की स्पीड अचानक से काफी तेज हो गई थी। यानी कि जब तक वो मेरे ट्रक से लटकी हुई थी तब तक तो ट्रक काफी दब कर चल रहा था। यानी कि उस वक्त मुझे भी ट्रक चलाते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ट्रक में पीछे की तरफ कोई बहुत ही भारी सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रक को काफी एक्सीलरेटर देने के बावजूद भी वो उतना तेज नहीं चल पा रहा है। पर जैसे ही वह नीचे गिरी तो उसके बाद से ट्रक के ऊपर से जैसे कोई बहुत भारी लोड कम हो गया हो, उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और उसके बाद मैं फिर और भी तेज स्पीड में अपने ट्रक को चलाने लगता हूं। फिर कुछ ही देर बाद सामने की तरफ मेरा गांव भी आ जाता है, जिसके बाद गांव पहुंचकर मेरे घर के सामने ट्रक खड़ा करते ही मैं दौड़ते हुए अपने घर के अंदर जाता हूं और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था मैं वह सारी बात मेरे बाबूजी को बताता हूं। इतने दिनों बाद अपने बेटे को सामने देखने के बावजूद भी जब उनको इन सब बातों का पता चला था, वह खुश नहीं हो पाए और वह तुरंत ही घर के अंदर गए और मिट्टी के मटके को बीच में से तोड़कर उसके अंदर कुछ मिर्च वगैरह और बाकी की जो भी चीजें थीं वो डालकर उन्होंने 7 बार मेरे ट्रक के चारों तरफ चक्कर काटा और फिर मुझे घर के अंदर जाने का इशारा करके वह हमारे गांव के पीछे की तरफ, जिस तरफ से मैं आया था, उस सड़क पर एक चौराहा पड़ता था, तो वह उसी चौराहे की तरफ चले गए थे। फिर लगभग आधे घंटे के बाद वह वापस भी आ गए थे। जब वह वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि वह वहां क्या करने गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे ट्रक के ऊपर से उतारा देकर आया हूं कि अगर को बुरी बला तेरे ट्रक के ऊपर आ भी गई थी तो वह चौराहे तक उस उतारे के ऊपर आकर ही रह जाएगी। अब उस दिन तो मेरे पिताजी की वजह से मेरा उस डरावनी बला से पीछा छूट गया था, वरना होली के टाइम पर अगर वैसी कोई चीज किसी भी इंसान के एक बार पीछे पड़ जाए तो फिर उसको मौत के घाट उतारे बिना और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ बिना वो किसी भी हालत में उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि जो भी कोई बड़ा त्योहार होता है, जैसे होली, दिवाली या फिर जितने भी अपने त्योहार आते हैं, उस टाइम पर आप लोग थोड़ा संभल कर ही रहा करो। खास तौर पर अगर आप किसी गांव वाले इलाके में रहते हो तब तो आपको इन सब बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन आज के टाइम पर तो शहरों में भी ये सब चीजें होने लगी हैं, तो इसीलिए शहर वाले लोग भी थोड़ा अलर्ट ही रहा करो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।